ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th AP। पिछले दिनों में हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। AP एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है। और अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं 15। अगला हम 16 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 16, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, एक AP हमें बताना है जिसका थर्ड टर्म का जो वैल्यू दे रखा वो तो 16 है, और उसी AP का जो सेवन्थ टर्म है उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो बताना है कि वो AP कौन सा है, क्या है वैल्यू से AP का। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग उसका सोल्यूशन। अगर A थर्ड निकालना चाहते हैं, थर्ड टर्म ऑफ AP, ठीक है ना, तो A थर्ड टर्म अगर हम लिखेंगे तो याद होगा A3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 16, और ये हो जाएगा A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 कर दिया। कितना समझ में आ रही है? आगे चले। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या बोला कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ऑल्सो A7 माइनस A5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। ठीक है, A7 को कैसे लिखेंगे? A1 प्लस 6D एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और A5 को लिखेंगे A1 प्लस 4D नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लिया इज इक्वल टू 12। ठीक है, आगे दे रखा है ये, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का साइन है ये, तो ये A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 4D इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये 6D माइनस 4D 2D, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। 2 से कटेगा 6, तो D का वैल्यू आ गया 6। कितनी बात सुन रही? कॉमन डिफरेंस 6 आ गया इसका, इस AP का। अब D का वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो क्या ये A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 16 था। A1 प्लस 2D का वैल्यू 6 था, 16 हो गया, और A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो A1 का वैल्यू 4 आ गया। कितनी बात समझ में आ गया ये? अब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो हम लोग कोई भी टर्म, कितना भी टर्म निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे बोला क्या है कि इस AP को बताइए, तो इस AP को बताने के लिए क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड AP इज A1, पहला टर्म 4 आ गया हमारा, दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? A2 A1 प्लस D, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है A1 कितना 4, D कितना 6, ये 10 आ गया, ये A2 10 आ गया। A3 हम लोग दो तरीके से A3 को बता सकते हैं। कॉमन डिफरेंस 6 है, तो हम लोग 6 प्लस करते जाएं तब भी अगला टर्म आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले में डालते जाए तब भी आ जाएगा। तो अगर A1 2D अगला लिखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 6, 12 प्लस 16 आ जाएगा। और ऐसे भी हम लोग 10 में 6 प्लस करते तो 16 आता है, 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 में 6 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इस तरह से जो AP होगा ये है 4, 10, 16, 22, और इस तरह से ये चलता रहेगा AP। कितनी बात समझ में आई?
तो ये हो गया ए पी हमने बना दिया, जिसके लिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? आ रहा है सब समझ में? तो नोट कर लिए इसको, ठीक है। इसके बाद का फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13 ... 253। एक ए पी दे रखा है 3, 8, 13 और ये चलते चल लास्ट टर्म का वैल्यू है 253। हमें बताना है 20th टर्म का वैल्यू, लेकिन इधर से हमें वापस आना 20 टर्म का, फ्रॉम द लास्ट टर्म। यहाँ से 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा, इधर वापस आना है। इधर लेफ़्ट टू राइट नहीं जाना है, राइट टू लेफ़्ट आना है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, सवाल समझ में आ गया। लास्ट टर्म से इधर लौटेंगे तो 20 टर्म का कितना वैल्यू होगा ये निकालना है। तो पहले तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? क्या दे रखा है ए पी, जो ए पी है गिवन ए पी वो है 3, 8, 13 और इस तरह से ये चलता जा रहा है। लास्ट टर्म है 253। इसमें अगर हम लोग इस ए पी को, हमें बोला लास्ट से निकालना, तो इस ए पी को रिवर्स कर देते हैं। वैसे इधर देखते हैं, यहाँ से जो नंबर जा रहा 3, 8 तो 5 जो ना कॉमन डिफरेंस 5 है इसका, ठीक है ना। डी +5 है, +5 का मतलब 5 बढ़ता जा रहा है इसमें, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस +5 है, ठीक है। इससे पहले वाला टर्म अगर हम देखना चाहें, इससे 253 से पहले वाला टर्म कितना होगा, तो 5 कम होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लेते हैं 253, यहाँ कर लेते हैं। इससे पहले वाला कम जो 5 कम होगा वो होगा 248, उससे 5 कम कितना होगा 243। कितनी बात सुन में? तो लास्ट के 3 नंबर हमने लिख दिया ऐसे, देख रहे ना, ये 5 बढ़ता जा रहा है। सबसे लास्ट टर्म 253 था, तो उससे पहले वाला 5 कम रहा होगा, तो उसमें से 5 कम करके 248, उससे पहले वाला 5 कम कर दिया। और इस तरह से ये पूरा ए पी इधर के 3 टर्म उधर के 3 टर्म भी लिख दिया। कितनी बात सुन में? यहाँ से इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 5 बढ़ता जा रहा है। अब हमसे पूछा है सबसे लास्ट वाला टर्म तो 253 है, उससे पहले वाला इधर से अगर काउंटिंग करें तो ये 1 का लगेगा, ये 2 का लगेगा, 3 उधर से काउंट कर रहे हैं। तो इधर से जब लौट रहे होंगे तो 20वें टर्म 20 टर्म का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। लास्ट से इधर आएंगे तो 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोग या तो यहाँ से पहला टर्म इसको लें, एक तरीका तो ये है, फर्स्ट टर्म ये ले, कॉमन डिफरेंस -5 ले, ठीक है ना। या फिर इस ए पी को रिवर्स कर दे, ऐसे इस ए पी को रिवर्स कर दे तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। वैसे अभी कर सकते हैं, पर मैं रिवर्स करके करूँगा तो आपको और आसान रहेगा। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द ए पी, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए पी क्या हो जाएगा फिर ये रिवर्स करने के बाद? ये हमें मिलेगा 253 सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद 248, 243 ... 13, 8, 3, ये रिवर्स कर दिया हमने। कितनी बात सुन में आई? कोई डाउट? लास्ट से बोला क्या, लास्ट से 20 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, लास्ट से 2-3 टर्म लिख लिया, वो उस तरह से जितना इंक्रीज था उतना डिक्रीज करके, और इसको रिवर्स कर दिया। अब ये रिवर्स करने के बाद ये हमारा ए पी बन गया। अब हमें राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना है, फिर लेफ़्ट टू राइट की तरफ। अब हमें ऐसे 20 टर्म निकालना होगा, पहले हम लोग यहाँ से ऐसे निकालना था, ठीक है। अब एक इसके हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 253 हो गया, फर्स्ट टर्म 253, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 होगा, और n यानी 20 टर्म का हमें वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू 20 हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है फॉर्मूला ए एन का? ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। ये ए एन का वैल्यू निकालना, फर्स्ट टर्म कितना है 253, फर्स्ट टर्म कितना है ये 253, प्लस इसमें 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -5 है,
कॉमन डिफरेंस -5, ये 253 है और ये हो जाएगा 19 इंटू -5, ठीक है, 253 और ये आ जाएगा -95 इज इक्वल टू 158। ये आंसर हो गया हमारा। बंद कर दो उसको। ठीक है, कितनी बात समझ में है इसमें? जब भी कभी लास्ट से पूछा जाता है तो जो ये AP दिया रहता है उसको इन्वर्स कर लो। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि इसको इन्वर्स कर लिए, या फिर इस AP को इधर से लेना शुरू करना पड़ता है। एक तरीका जैसे मैंने ये बता दिया इन्वर्स करके। ये अगला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 5.2 AP चल रहे हम लोग। NCERT के क्वेश्चन करा रहे उन बच्चों के लिए जो लोग 9th से 10th में आए हैं और अभी वो AP सीख रहे हैं, उनको AP का क्वेश्चन हम जैसे बता रहा हूँ, फॉर्मूले बताया, उसका एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। और अब इसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, टेस्ट देंगे तो समझ में आएगा कि आपको कितना लिखना पढ़ना आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या है? द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. एक AP है, उसके 4th टर्म और 8th टर्म को जब प्लस करते हैं तो 24 वैल्यू आ जाता है, और अगर 6th टर्म और 10th टर्म के वैल्यू को ऐड करते हैं तो 44 आ जाता है। तो बताना है कि उसके AP का पहले 3 टर्म बताइए क्या आएगा। ठीक है, करते हम लोग सोल्यूशन। क्या दे रखा है? A4 + A8 इज इक्वल टू 24। A4 को कैसे लिखेंगे? A1 + 3D, और A8 को लिखेंगे A1 + 7D इज इक्वल टू 24। 2A1 + 10D इज इक्वल टू 24, प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो A1 + 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 आ गया। कितनी बात समझ में आई है? ठीक है, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, यानी दोनों साइड में 2 से डिवाइड किया गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही सेकेंड लेते हैं हम लोग। 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, तो A6 + A10 इज इक्वल टू 44। ठीक है ना। इसको कैसे लिखे? A6 को A1 + 5D और ये A1 + 9D इज इक्वल टू 44। ये समझ में आ रही बात कैसे कर रहे हैं हम लोग? अगर पीछे का रिवीजन किए होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और नहीं रिवीजन कर रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। A1 2A1 आ जाएगा ये हमारा, और 5D + 9D 14D इज इक्वल टू 44। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा A1 7D इज इक्वल टू 22। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, आ रही बात समझ में? A1 + 7D इज इक्वल टू 22, A1 + 5D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो टर्म है उसके उल्टा साइन लगा देते हैं नीचे, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है ना। 7D में से 5D माइनस कर देंगे तो 2D बचेगा, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। ये D का वैल्यू 5 आ गया, तो ये हमारा D का वैल्यू आ गया। अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के हम लोग A का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आसान पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 इसमें डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये A1 है +5 और D का वैल्यू भी 5 आ गया इज इक्वल टू 12। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने A1 था
ये 5D था तो D का वैल्यू 5 डाल दिया, 5 × 5 हो गया और ये इक्वल टू 12 कर दिया। ये आ गया 5 × 5 25। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा A1 इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A1 इज इक्वल टू -13। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -13 और D आ गया 5 +5। अब हमसे बोला कि अगला 3 टर्म बताइए। ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा के अगला 3 टर्म लिखता हूँ मैं। तो 3 टर्म के लिए एक तो पहला ही टर्म होगा, एक दूसरा होगा, एक तीसरा होगा। तो फर्स्ट टर्म इस A1 तो हमारा वही आ जाएगा -13। ठीक है, और A2 कितना हो जाएगा A1 + D। A1 -13, D है 5 तो ये -8 आ जाएगा। और A3 आ जाएगा A1 - 2D, -13 + 2 × 5 10 तो -3। So the AP, the 3 term, first 3 terms of the AP are कौन कौन से हैं ये? -13, -8, -3 ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि 5 बढ़ते जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस +5 है ना, तो कॉमन डिफरेंस +5 तो जो पहला वैल्यू होगा उसमें 5 प्लस कर देंगे। तो पहला वैल्यू तो माइनस में 13 दे रखा है, उसमें +5 करेंगे तो -8 हो गया, फिर उसमें +5 करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म AP का हमने निकाला। कहाँ कौन कौन से जगह पे समझ में नहीं आया? आ रहा है समझ में है? नोट करिए, आ रहा है तो ठीक है। देखने वाले जो बच्चे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, खुद करें, अपने दूर और करीब के जानने वालों को भी बताएं। ठीक है, और क्या चाहिए? ठीक है ना, ये दे रखा अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं बुक में आप लोग। ठीक है, क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? सुबा रॉय का एक जॉब मिला, ये काम करना शुरू किया और उसको जो सैलरी मिल रहा था सालाना 5,000 रुपये। ठीक है ना, और हर साल, ठीक है ना, 200 का इंक्रीमेंट है, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। तो कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगा? कितने साल के बाद उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगा? ठीक है, तो क्या देखते हैं कि इसका जो 95 में जो पहले दफ़ा जॉब लगा तो कितना उसकी सैलरी था उसका 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो हिज एनुअल सैलरी वाज एनुअल salary was ₹5,000। ठीक है ना, इंक्रीमेंट इन एवरी ईयर, इंक्रीमेंट इन एवरी ईयर कितना? ये 200। ठीक है ना, 200 रुपया फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी कितना? ₹7,000। ठीक है ना, तो अगर हमने इसको AP के टर्म में लेते हैं तो ये पहला जो नंबर है वो पहला A1, हेयर A1 इज़, हेयर A1 इज़ 5,000 और D जो हर साल 2 बढ़ रहा है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, अब वो है 200 और AN यानी फाइनल जो इनकम उसका है 7,000 है। अब हमें N का वैल्यू निकालना है, N कितने साल है। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। AN इज इक्वल टू A1 + N - 1 × D। ये 7,000 है फाइनल, और फर्स्ट जब ज्वाइनिंग था 5,000 पे N - 1 और इंक्रीमेंट जो कॉमन डिफरेंस है 200 आ जा रहा है। 5,000
में से 7,000 में से 5,000 माइनस कर दो, और 200 ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ गया, तो ये बचेगा 2000 ऊपर में, नीचे बचेगा 200 n-1, इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 + 1 n 11 ईयर्स, यानी कि 11 साल बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो 11 साल बाद यानी उसकी ज्वाइनिंग थे वो 1995 में। नाउ his salary will become 7,000 after 11 years, और 1995 + 11 2006, तो जब वो 2006 में आएगा तो उस वक्त उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है कुछ समझ में है? नोट करते रहे, बंद करें, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, और बहुत कुछ किया आप लोग, समझ में आ रहा है, रिवीजन करते रहिए तो और आगे समझ में आएगा। ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, करता हूँ। क्या है, क्या दे रखा है? रामकाली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। साल के पहले हफ्ते में उसने ₹5 सेव किए। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और उसके बाद हर हफ्ते में उसका जो वीकली सेविंग है वो 1.75 बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 1.75 बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज हर वीकली सेविंग। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, फाइंड n। अगर n हफ्ते में यानी 5, 7, 10 हफ्ते में उसका जो सेविंग, टोटल सेविंग हो रहा है ₹20.75, तो कितने हफ्ते, n का वैल्यू निकालना है, यानी कितने हफ्ते लगेंगे इतना सेविंग करने के लिए। कितनी बात समझ में आई? आ रही है। ये भी उसी तरह से करना जैसे पहले था, कि जो पहला जो सेविंग था, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, पहले वीक के जो सेविंग था उसको सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक इज़ ₹5। इसको हम लोग A1 से भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A1 फर्स्ट टर्म। आई इंक्रीज्ड इन वीकली सेविंग कितना है ये? 1.75। ये कॉमन डिफरेंस के तौर पे आ गया। अन टोटल फाइनल सेविंग कितना हो जाता है? ये ₹20.75, ठीक है। ये AN का वैल्यू हो जाता है। अब हमें N का वैल्यू था, फाइंड N का वैल्यू निकालना है, कितना वीक लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, AN का वैल्यू निकालते हैं। AN = A1 + n-1 × D। A1 है ₹5 पहले वीक का, n-1, और ये जो है ना 1.57 कॉमन डिफरेंस ले लिया। और फाइनल सेविंग इसका हो रहा है ₹20.75। 20.75 - 5 डिवाइडेड बाई 1.7 इज़ इक्वल टू n-1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ₹20.75 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ₹15.75 अपॉन 1.75 n-1। ये डेसिमल अगर हटा लेते हैं, डेसिमल हट जाएगा ये, और कितना आ जाएगा ये, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, बंद कर दो थोड़ा सा, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स से, 9 n-1, और 9 + 1 = n, n = 10, यानी 10 हफ्ते में उसकी सेविंग जो है ₹20.75 हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आई?
तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। जिनको समझ में आ रहा ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा और भी ठीक है कि जो लोग नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे, और पूछने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और लाइक भी करें, शेयर भी करिए, खुद भी करें, औरों को बताएं, और हमसे सीखे फ्री में मैथमेटिक्स, ठीक है ना, 10th क्लास का, ओके, एनसीईआरटी का। तब तक के लिए करें रिवीजन। मैं कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस पे प्रैक्टिस करने के लिए अलग से दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, खुद भी करिएगा। ये तो मैंने सब करके दिखा दिया, तो आपके लिए बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, ठीक है। तो आप करो कि अपने दिमाग को कहाँ यूज़ करोगे, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगले क्लास में दे दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप उसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इसे प्रैक्टिस करना, उसका आंसर भी लिख दूंगा, आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर कैसे है, किस इसी पैटर्न के हिसाब से सवाल रहेंगे, ठीक है। ओके, यहीं पे ना देते हैं। थैंक यू।